हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। सो माई सर प्रभाकर और पॉलिटिकल साइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना ये भारतीय संविधान। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 का ये जर्नी कैसी थी, कैसे ये संविधान हमारा बनके तैयार हुआ। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो इंडिया का है तो वो कैसे बना, वो हम डिस्कस करेंगे इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान। राइट। सो आप देख सकते हो ये सील है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल ही हाथी है, तो हमने तो बहुत अच्छे से बना भी रखा है, हाथी। राइट। देन देखो, अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो बना कैसे, सो मैं कुछ ना पॉइंट बताऊंगा आपको। आप नोट करना, अपनी नोटबुक भी निकाल के रखो और लिखना शुरू करो मेरे साथ। अच्छी से अगर आपको पढ़ना है और इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो अपनी नोटबुक अपने पास रखो और स्टार्ट राइटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को लिखना शुरू कर दो जो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले 1934 में एक व्यक्ति था, नाम था उसका M.N. रॉय। साम्यवादी। साम्यवादी क्या होता है हमने डिस्कस किया है पहले भी, आप देख सकते हो हिस्ट्री की वीडियोस, वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। तो M.N. रॉय इन्होंने मांग करी कि भाई हम जब आजाद हो जाएंगे, जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम कैसे रूल करेंगे, कैसे हमारा देश चलेगा। कुछ तो होना चाहिए, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन। हमारा संविधान तो होना चाहिए, लेकिन वो संविधान हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएं हम संविधान। एक संविधान सभा होनी चाहिए, याद रखना इस बात को, संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने मांग करी। किसकी मांग करी? मांग करी एक संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई साहब हमको संविधान सभा चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसके बैठकर हम लोग अपना संविधान बना सकें। नेहरू इंप्रेस हुआ इसकी बात से, भाई तुमने सही बोला। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC कांग्रेस, उसने भी डिक्लेयर किया कि भाई हमें भी चाहिए। नेहरू ओपनली बोल रहा है कि भाई हमें अंग्रेजों से एक संविधान सभा चाहिए जिसमें हम अपना संविधान बनाएंगे। 1935 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली औपचारिक रूप से यह पत्र भेज दिया ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश हुकूमत को, कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, आप बनाकर दीजिए। अभी तक मांग चल रही है, ध्यान सुनो इस बात को। अभी दे आर डिमांडिंग, वो मांग कर रहे हैं कि क्या चाहिए उनको, संविधान सभा चाहिए। यह मांग 1938 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, मीटिंग कांग्रेस की हर साल एक मीटिंग होती है। 1938 में भी हुई हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे कांग्रेस के। तो इस मीटिंग में नेहरू ने ओपनली डिमांड करी फिर से कि हमें एक संविधान सभा चाहिए। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो एक बार ही बोल के थोड़ी शांत होंगे, उसे लगातार बोलना पड़ेगा। हर बार बोलो, बार बार बोलो, तब जाकर ब्रिटिश हुकूमत हो सकता है कुछ सुने और इस पर अमल करे, इसको इंप्लीमेंट करे, हमें संविधान सभा लाकर दे। अब हुआ क्या, समझना इस बात को। 1938 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन, हरिपुरा के अंदर मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति डिमांड कर रहा है। नेहरू ऑफिशियली ओपनली डिमांड कर रहा है, ओपनली खुल के बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक संविधान सभा चाहिए। अंग्रेज एक्सेप्ट करेंगे क्या, अंग्रेज मान लेंगे इनकी बात को? लेट्स सी, देखते हैं। 1939 में, अगले ही साल 1939, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया अगले ही साल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। अब ब्रिटेन को जर्मनी के अगेंस्ट लड़ना है, जर्मनी के खिलाफ है, और जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। और आर्मी कहां से आएगी, इंडिया से आएगी। इंडिया से उठाओ बंदे चाहिए हमको, हमें इंडिया से बंदे चाहिए जो इस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ें जर्मनी के खिलाफ। तो अब सपोर्ट चाहिए भारतीयों का। अंग्रेज भी चालाक थे, उन्होंने बोला 1940 में अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने बोला आपकी जो ये डिमांड है संविधान सभा की, हम आपकी इस डिमांड को
मानते हैं। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, ध्यान से सुनना और मेरे वर्ड्स को लिख भी लेना कॉपी में, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपकी इस डिमांड को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके लिए संविधान सभा बना के तैयार कर देंगे। अगस्त ऑफर कहा गया कि हमने आपकी इस डिमांड को मान लिया, वी हैव एक्सेप्टेड योर डिमांड, हमने आपकी इस डिमांड को मान लिया है, संविधान सभा की डिमांड को मान लिया है। देन क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है। अब थोड़ा बहुत हम और जाते हैं। 1940 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 1942 में 3 व्यक्ति ब्रिटेन से, ब्रिटेन के मंत्री थे वो, भारत आते हैं। उसमें नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स का, एवी अलेक्जेंडर का, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। ये 3 व्यक्ति इंडिया के अंदर आए और इन्होंने अपने साथ एक कागज ला रहे हैं, पत्र, ऑफिशियल पेपर, और बोल रहे हैं कि देखो यह पर्चा, दिस इज योर पेपर, आपकी संविधान सभा चाहिए ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ हमने, संविधान सभा कैसे बनेगी, क्या होगा, सब कुछ है इसके अंदर। लेकिन इस पेपर को, इस प्रपोजल को हमारे भारतीयों ने अस्वीकार किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने भी इसको अस्वीकार किया। और मुस्लिम लीग पार्टी जो डिमांड कर रही है, क्या डिमांड कर रही है, हमें तो भाई पाकिस्तान दे दो, अलग से संविधान सभा बनानी है आपको हमारी, और इस क्रिप्स मिशन में तो कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान की अलग से संविधान सभा होगी, हम नहीं मानते आपके इस प्रपोजल को, आपके इस डॉक्यूमेंट को हम नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, क्योंकि 3 व्यक्ति भारत आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा बनाने का तरीका ये है, प्रपोजल है ये। लेकिन इसको सभी ने अस्वीकार किया। नोट करना इस बात को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार किया। इवन देखो कहा जाता है गांधी ने इसको बोला आउटडेटेड चेक, ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट खत्म हो चुकी है, भाई हमें नहीं चाहिए आपका। और शुरुआत करता है गांधी, फिर क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 6 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 1940 कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में, हर एक जगह पर जहां कर सकते हो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इस प्लान के तहत हमारी संविधान सभा बनाई गई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो प्लान था जिसने बताया भाई संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध, देखो नोट करो, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, विश्व युद्ध खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म 1945 में। तो 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया। भारत को संविधान सभा बनानी है भाई, आपको बनाओगे तो ये लो ऐसे बनाओ, कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान को स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। लेकिन इस प्लान के अंदर ना पाकिस्तान की कोई बात की नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, विरोध में थे अभी भी, बट फिर भी ये प्लान पास हो गया, इसको सहमति मिल गई, मंजूरी मिल गई। और इसी के तहत हमारी संविधान सभा, नोट कर लेना इस बात को, इसी प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज बीन मेड बाय दिस प्लान। हमारी भारत की संविधान सभा इसी प्लान के तहत बनाई गई है, संविधान सभा इसी प्लान के तहत बनाई गई है। नोट कर लेना इस बात को, बहुत ही अहम पॉइंट है ये। चलो ठीक है, संविधान सभा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या है संविधान सभा के अंदर, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो इसने बोला संविधान सभा का स्ट्रक्चर, कौन होगा संविधान सभा में, कौन से व्यक्ति बैठेंगे आपका संविधान बनाने के लिए, हमारा संविधान बनाने के लिए। इन्होंने कहा ना इस संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य बैठेंगे 389, टोटल कितने बैठेंगे, 389। इस 389 में से 296 और 93, सॉरी इसको यहां पर करो, 293 और 96, क्या मतलब है इसका, टोटल हो गए 389। ये 293 लोग, ये 293 लोग जो बैठेंगे, ये बैठेंगे ब्रिटिश इंडिया से, और ये होंगे प्रिंसली स्टेट से।
राजवंशी स्टेट से। क्या है ये बताता हूं, क्लियर करता हूं। देखो इसको आप ऐसे समझो, उस टाइम जो पूरा का पूरा भारत था, सपोज दिस इज द इंटायर इंडिया, पूरा का पूरा ब्रिटिश इस भारत को कंट्रोल नहीं करा था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर राजा लोग अभी भी थे, जहां पर राजा लोग अभी भी थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को अपने ऊपर माना हुआ था। वो ब्रिटिश का विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि करते तो उनका राज्य भी ब्रिटिश सरकार अपने अंडर कर लेती। तो हमें पता है कि उस टाइम जो भारत था, जो पार्ट भारत का सीधा रूल किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, वो था ब्रिटिश इंडिया। और जौन से इलाकों में राजा लोग थे वो था प्रिंसली स्टेट। तो कहा गया प्रिंसली स्टेट से 96 सदस्य आएंगे और ब्रिटिश इंडिया से 293 सदस्य आएंगे। ये जो ब्रिटिश इंडिया से सदस्य आएंगे इनका होगा इलेक्शन, इनका होगा चुनाव। और जो ये लोग आएंगे प्रिंसली स्टेट से, ये चुन के नहीं आएंगे, इनको राजा खुद भेजेगा, नामांकित करेगा, नॉमिनेट करेगा, नामांकित नॉमिनेट करके भेजेगा, राजा खुद भेजेगा अपनी मर्जी से। हाँ भाई मेरे राज्य को रिप्रेजेंट करोगे, मेरे राज्य को आप प्रतिनिधित्व करो वहां पर। तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न बनाया। अब इलेक्शन देखो, क्योंकि अंग्रेज हमेशा इलेक्शन धर्म जाति इसके आधार पे करवाते थे। आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने करवाया, जानबूझ के करवाया, जाति के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी, ताकि देश कभी एक ना हो, देश टूटे, और जितना टूटेगा उतना इनके लिए आसान होगा कंट्रोल करना। तो यहां भी इन्होंने क्या बोला कि इलेक्शन जो होगा ना वो 3 मुख्य वर्ग में होगा। एक होगा मुस्लिम लोग होंगे, उनके लोग आएंगे, एक होंगे सिख, और बाकी हो गए जनरल। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 10 मिलियन में 10 मिलियन लोग पर एक व्यक्ति आ रहा था। जैसे देखो हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल पानीपत की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, एक व्यक्ति चुन के जाएगा यहाँ से। उसी तरह से अनुमान लगाया गया कि 10 मिलियन लोगों पर एक व्यक्ति आ रहा है, 1 मिलियन पे, राइट। नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट क्लियर हुआ यहां से। दूसरा ये कहा जो 296 सदस्य थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 292 तो आएंगे जहां पर ब्रिटिश गवर्नर है, और 4 जो बची वहां पर चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है। आप ऐसे समझो इसको जैसे हमारे यहां पे राज्य भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार से उस टाइम 292 हैं उनके, और 4 जो उनके केंद्र शासित यानी चीफ कमिश्नर जहां पर कंट्रोल कर रहे हैं उस इलाके से। तो खैर अब इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन का नतीजा क्या आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैक्सिमम सीट मिली, सबसे ज्यादा सीट मिली, राइट। और अब क्या होगा? मीटिंग होगी, सिंपल सी बात है। अब पहली मीटिंग होगी 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग किसकी? संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर? सिंपल है, सबके सब लोग आए हैं, मिलके क्या करेंगे? बैठेंगे, राइट, बैठेंगे, सबको इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर। हाँ जी भाई, आप कहां से, आप कहां से। याद रखना इस मीटिंग के अंदर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग जो अभी भी डिमांड क्या कर रही है, क्या मांग कर रही है? हमें पाकिस्तान दो, हमें पाकिस्तान दो, हमें चैन नहीं आ रहा, हमें पाकिस्तान चाहिए, उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई भी सदस्य मुस्लिम लीग पार्टी का इस पहली मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ। इवन प्रिंसली स्टेट, राजाओं के राज्य जहां से 93 सदस्य आने थे, वहां से भी एक भी सदस्य नहीं आया, राइट। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट मीटिंग। हाँ, इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि इस मीटिंग के अंदर क्या करा इन्होंने। एक व्यक्ति था, नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग थे। अब बुजुर्ग का तो सम्मान किया जाता है, तो इनको बनाया इन्होंने टेम्परेरी प्रेसिडेंट। टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी टेम्परेरी है वो राष्ट्रपति, संविधान सभा का राष्ट्रपति, टेम्परेरी। क्योंकि फ्रांस में ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग होता है उसको हम हेड बनाते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस को पूरा करते हुए हमने क्या किया, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया।
तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, राइट। इसके बाद अगली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 3 इंपॉर्टेंट डेट याद करना, 11 दिसंबर 1946। इस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट, भाई यही हमारे राष्ट्रपति, परमानेंट प्रेसिडेंट, संविधान सभा के अध्यक्ष, हेड, प्रेसिडेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के, इनको नियुक्त कर दिया गया। परमानेंट हेड राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एच.एन. कुंजरू, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अयंगर, इनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो इस तरह से कुछ नाम होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं कि हाँ भाई किसको क्या क्या नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव, इनको एडवाइजर, संवैधानिक एडवाइस करने वाले, संविधान के बारे में एडवाइस करने वाले, ठीक है, एडवाइजर, उनको नियुक्त किया गया। तो इस तरह से 11 दिसंबर को मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग याद रखना, ये दूसरी मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, और तीसरी अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी 13 दिसंबर 1946 को। अहम मीटिंग, तीसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि इस मीटिंग में क्या होगा, इस तीसरी मीटिंग में क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा के समक्ष आएंगे और वहां पर बताएंगे कि आप सब लोग जो यहां इकट्ठे हुए हो संविधान लिखने के लिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस तरह का संविधान भारत को देना चाहते हैं। हम भारत को एक ऐसा संविधान देना चाहते हैं जहां पर सबके लिए न्याय हो, एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व की प्रेरणा बने, कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा संविधान किसी देश ने ना बनाया होगा जो हम देने वाले हैं। अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को इतने सारे अधिकार हम देंगे, उनका वेलफेयर करेंगे, हम उनको हर एक चीज देंगे, हम जितना पॉसिबल हो सकता है सरकार का लोगों को भला करना उतना हम करके दिखाएंगे। क्योंकि देखो, ये जो संविधान लिखने वाले लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जिन्होंने देश के लिए एक लड़ाई लड़ी। तो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा संविधान बनाए जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, एक स्रोत बने, मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकार हम अपने देशवासियों को दें। इसे कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 किसे प्रेजेंट किया, किसने प्रेजेंट किया, इसे प्रेजेंट किया जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया। उसने दिया ये, जिसमें उसने बताया कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग इकट्ठे हो रखे हो। हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश के लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकार दे, जहां पर न्याय हो, चाहे वो किसी भी तरह का न्याय, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आज़ादी देंगे। वो जो बोलना चाहते हैं, अंग्रेजों ने जो नहीं दिया हमको, हम वो अपने देश को देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम देंगे, उनको समानता देंगे। देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करेंगे, डिग्निटी को एश्योर करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट को एश्योर करेंगे, राइट। एक भाईचारे की भावना के साथ हम अपना देश चलाने वाले हैं। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे बाद में जाकर प्रेमबल बनता है, प्रस्तावना बनती है, यही प्रेमबल बनता है, ठीक है। और सबने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हम इसलिए आए यहां पर। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक मत होकर, सभी ने बोला हाँ भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम हाँ बोलते हैं, आपके इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, सभी मिलकर करते हैं। एक मत होकर सभी ने समर्थन किया इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था। अब शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। काम कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है काम हो रहा है मीटिंग बनाकर, कमेटी बनाकर मीटिंग्स हो रही हैं, संविधान सभा के सदस्य आपस में आके मिलते हैं डेली, पूरी अच्छी तरह से बातें करते हैं, तर्क देते हैं, तर्क कि भाई अगर आप बात करो ये, तो हाँ जी इसमें कुछ ये गलतियां हैं, ये आपको सुधार करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ ना, यहां पर संविधान सभा का जब काम हो रहा था पूरा का पूरा, तो उन्होंने क्या किया, कमेटियां बनाई। कमेटियां कहा जाता है 22 कमेटियां 22 कमेटियां 22 कमेटीज बनाई गई
जिसमें से 8 थी महत्वपूर्ण मेजर कमेटी, बड़ी कमेटियां, मेजर कमेटीज, 8 मेजर बड़ी कमेटियां। उसी 8 में से एक बहुत ही अहम कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांस है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का निर्माण किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी का? इसका मतलब यह है कि देखो हमने कमेटियां बना रखी हैं, फंडामेंटल राइट के ऊपर ये कमेटी, आप पावर बताओ भाई सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह का पावर डिवीजन होना चाहिए, उसके लिए ये कमेटी। यानी हर एक कमेटी को अपना अपना काम दे दिया। अब वो कमेटी अपनी अपनी रिपोर्ट देगी। अब उस रिपोर्ट को एक संविधान का ढांचे में तैयार करना, एक ड्राफ्ट तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, वो काम था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, भाई हमारी ये रिपोर्ट है, हम चाहते हैं ये सारी की सारी बातें, ये लो जी, आप ये लो जी, आप ये लो जी, हर एक से रिपोर्ट ली और उस रिपोर्ट को कंपाइल करके एक संविधान की शेप देना, एक किताब बनाना, एक बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में, वो काम था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। 29 अगस्त 1947 संविधान ही इसने बनाया, क्योंकि हर एक ने तो अपनी अपनी रिपोर्ट दी, हर एक कमेटी ने, और उन रिपोर्ट्स को एक संविधान की शेप में डाला इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था ना, आपको वही नाम याद आ जाएगा और आपको समझ आएगा क्यों इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, ये थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, यही थे चेयरमैन। 7 सदस्यों की कमेटी थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 सदस्य, 7 मेंबर कमेटी, 7 सदस्य थे इस कमेटी के अंदर। हेड कौन था? बी आर अंबेडकर। और यही कारण है कि बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता, आर्किटेक्चर जिसने शेप दी इस संविधान को, यह कहा जाता है बी आर अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत अच्छे से काम किया। कहा जाता है 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पहला ड्राफ्ट दे दिया, भाई ये लो चर्चा करो। इतनी तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब देखो संविधान बनाने का काम पूरा चल रहा है। अब इस बीच अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, इस बीच क्या हो रहा है? इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। क्या हो रहा है? हिंदू और मुस्लिम, इनके बीच में राइट्स, दंगे हो रहे हैं, बहुत खतरनाक दंगे, ऐसे दंगे जो शायद एक ब्लैक स्पॉट है हमारे हिस्ट्री में, जहां पर एक भारतीय दूसरे भारतीय को मार रहा है, एक इंडियन दूसरे इंडियन को मार रहा है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बहुत बड़े लेवल पे ये दंगे चलते हैं। और ये दंगे करवा कौन रहा है? ये करवा रही है एक ही पार्टी, मुस्लिम लीग, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान कैसे मिल सकता है? दंगे करवा दो, लड़ा दो इनको, ये शो कर दो कि धर्म के नाम पर जब तक अलग देश ना बने तब तक ये एक तरह से रह नहीं सकते, ये मिलकर नहीं रह सकते। जैसे एक परिवार में आपने देखा होगा, अगर दो मतलब भाई भाई साथ हैं, राइट, आमतौर पे होता ही है, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और फाइनली क्या होता है? भाई तुम अलग रहो, तुम अलग रहो, तभी जाके शांति हो सकती है, अदरवाइज डेली लड़ाई होगी। यही तो हो रहा है, डेली लड़ाई, दंगे, मारे जा रहे हैं लोग, मारे जा रहे हैं, इंडियंस मारे जा रहे हैं इन दंगों में। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ध्यान सुना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पुलिस फेल, प्रशासन फेल, कंट्रोल किए नहीं जा सकते। अपने आप हो रहा है जो कुछ हो रहा है, भाई कंट्रोल से बाहर, ना पुलिस कंट्रोल कर सकती है, ना आर्मी कंट्रोल कर सकती है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसी सिचुएशन में 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को भारत का आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन एक मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग में कांग्रेस भी आई, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग भी आ गई, एक साथ बिठाया माउंटबेटन ने और बोला नेहरू को, भाई देखो अब सिचुएशन हाथ से बाहर है, एक ही रास्ता है रोकने का, सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान बना दो। अगर पाकिस्तान नहीं बना फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे
और ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी पूरी तरह से। तो माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया और इसी को कहा गया माउंटबेटन प्लान। इस प्लान के तहत डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान अलग हो जाएगा, कैसे अलग होगा, कितना उसके पास एरिया होगा, कितने उसके पास इलाके होंगे, ये सब इस प्लान के अंदर डिसाइड किया गया। इस प्लान पर मुस्लिम लीग भी सहमत हो गई, इस प्लान पर कांग्रेस भी सहमत हो गई और इस तरह से पाकिस्तान और भारत इनका विभाजन हुआ, डिवीजन हो गया। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 क्यों आया? क्योंकि भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, इंडियन से एक दूसरे को मार रहे हैं, धर्म के नाम पे मार रहे हैं। तो माउंटबेटन प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई डिवीजन होगा। रेड क्लिफ कमेटी बनाई गई। रेड क्लिफ कमेटी, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कमेटी बनाई उसका अध्यक्ष था रेड क्लिफ, जिसने बताया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री कौन सी होगी, कौन सा पाकिस्तान कौन सा इंडिया, ये रेड क्लिफ कमेटी ने बताया था, इसलिए हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से अब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होगा। डिसाइड किया गया मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य इंडिया के अंदर से हैं, अब उन्होंने भी संविधान सभा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब नोट करना, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने सदस्य थे टोटल पहले? 389, लेकिन तब तो पाकिस्तान भी था, अब पाकिस्तान अलग हो गया। अब कितने सदस्य भारत में रहेंगे? कितने सदस्य रहे? भारत की स्ट्रेंथ हो जाएगी अब 299, 299 इतने सदस्य अब भारत में रहेंगे। लिखते जाइए आप हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड एक एक्सप्लेनेशन है, शब्द आपको बहुत कुछ बताएंगे, आप नोट करते जाइए। किताब अपने साथ लेके चलिए, बुक पेंसिल अपने हाथ में लेके चलिए और नोट करना हर एक चीज़ को, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। तो 299 मेंबर्स अब रह चुके हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितने सदस्य हैं अब? 299। इस 299 में से 229 तो वही हैं जो ब्रिटिश इंडिया के थे और बचे 70 वो प्रिंसली स्टेट के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद कितने सदस्य बचे भारतीय संविधान सभा में? तो 299 बचे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, चलो ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो शायद मैक्सिमम को पता भी नहीं होगी। देखो ये कब प्लान बना? 3 जून 1947 को, 3 जून 1947, 1947 को प्लान बना, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। आपको पता है इससे कुछ महीने पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली ने पब्लिक स्पीच में यह बोला कि हम भारत को, ध्यान से सुनिएगा, भारत को 30 जून 1948 को आजाद करेंगे। कब आजाद करेंगे? 30 जून 1948। भाई अभी तो टाइम है काफी, 1948 को आजाद करेंगे। लेकिन हमारा देश आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। यस और नो? बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और 30 जून की बात करता है वहां का प्रधानमंत्री कि हम 30 जून 1948 को करेंगे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने हमें 15 अगस्त को आजाद क्यों कर दिया, वो भी 1947 में ही? क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि भाई सिचुएशन तो हमने तैयार बना दी, पाकिस्तान को अलग कर दिया, हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी ये दंगे सुलझ जाएं, दोनों को आजाद कर दो, दोनों को अलग अलग आजाद कर दो, पाकिस्तान को भी अलग कर दो, इंडिया को भी अलग कर दो। जल्दबाजी में जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय आजादी स्वतंत्रता कानून 1947 में अंग्रेजों ने पास किया और उसके तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आजादी का स्वतंत्रता 1947, इसी के तहत क्या हुआ? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, बिल्कुल मध्य रात्रि, मिडनाइट, आजाद कर दिया, दोनों आजाद। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है और इंडिया 15 अगस्त को बनाता है, राइट। और देखो आपको जान के पता है, आपको आधी रात को
संविधान सभा चली थी, लोग मिले थे यहां पर, और नेहरू ने तो अपनी बहुत फेमस स्पीच, जिसको बोलते हैं बहुत ही फेमस स्पीच, मिडनाइट को दी, आधी रात को दी, उसको बोलते टायर्ड विद डेस्टिनी। ये जो स्पीच थी नेहरू ने उसी टाइम दी थी, टायर्ड विद डेस्टिनी, ये स्पीच उसी टाइम दी थी। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, 15 अगस्त थी क्यों भाई? 13 कर लेते, 16 अगस्त कर लेते, वाई 15 अगस्त? जानते हैं उसके पीछे कारण क्या है? 15 अगस्त डेट सेलेक्ट करने के पीछे माउंट बैटन ने एक कारण बताया, एक रीजन था 15 अगस्त उन्होंने डिसाइड करी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 15 अगस्त 1945 को, 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, और जापान ने जब सरेंडर किया तो विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो ब्रिटेन जीत गया। ब्रिटेन का विक्ट्री सिंबल है ये 15 अगस्त। ब्रिटेन ने, जापान ने सरेंडर कर दिया, विश्व युद्ध खत्म हो गया, ब्रिटेन जीत गया। तो इसी को ऑब्जर्व करते हुए ये हमारी विक्ट्री डे था, जश्न मनाओ, जाओ आज़ादी, 15 अगस्त डिसाइड करेगी ये डेट, राइट। सो अब हमको ये पता चल गया कि हाँ भाई, पाकिस्तान अलग हो चुका है और अब हम अपना संविधान खुद से बना रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी आ चुकी है, ड्राफ्टिंग कमेटी अपना दिन रात एक करके काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब देखो, अब देश हमारे कंट्रोल में है, अब देश आज़ाद हो चुका है, अंग्रेज नहीं अब यहाँ पर, तो अब हमें कुछ कानून भी बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे, हो सकता है अभी देश के अंदर हमें कुछ कानून की आवश्यकता है अभी, तो कानून भी बनाने पड़ेंगे। यानी अब ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो काम करेगी, ये एक काम ये संविधान बनाएगी, जो कि अभी बनाती जा रही है, अभी टाइम लगेगा इसको, संविधान बना रही है, दो काम कर रही है अभी। और दूसरा काम जो उसने किया वो क्या काम है? वो है कानून बनाना, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए, हमें कानून की आवश्यकता पड़ेगी, कानून बनाना। और जब ये कानून बनाते थे ना, तो उस टाइम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं था। जिस टाइम संविधान सभा कानून बनाने का कार्य करती थी तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं था, तो कौन था? अध्यक्ष था जीवी मालवंकर। यही हमारा प्रथम स्पीकर बनता है, फर्स्ट स्पीकर मालवंकर, जीवी मालवंकर, वो बनता है जब कानून बनाने का काम करते हैं, तो यही अध्यक्ष बनता है उस टाइम, यही अध्यक्ष बनता है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज, तो दिस वॉज अबाउट संविधान सभा में अब ये काम चल रहा है, अब वो कानून भी बना रही है, अब वो संविधान भी लिख रही है, तो ये सब कुछ चल रहा है। अब क्या होगा? ये संविधान सभा अपना सारा का सारा काम करना शुरू कर रही है, बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी काम कर रही है, ड्राफ्ट तैयार कर रही है। अब इसी बीच और भी ये काम करेगी संविधान सभा, और क्या काम करती है नोट करना, इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं आपको। 22 जुलाई 1947, 1947 हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा, नेशनल फ्लैग, तिरंगा जिसको हम बोलते हैं तिरंगा, इसको हमने अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। हमारा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, उसे अपनाया 22 जुलाई 1947 को, राइट। इसके बाद देखो हमने और क्या काम किए, हमने बहुत सारे काम किए, तैयार कर रहे हैं अब हम पूरा का पूरा संविधान। अब संविधान बनाने का कार्य चलता रहेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद संविधान बनाने का काम पूरा हो जाएगा। यानी संविधान कंप्लीटेड, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, संविधान बना दिया, पूरा बना दिया संविधान, बहुत अच्छा संविधान बनाया हमने, संविधान बन गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फाइनली संविधान बन के तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान बनाकर रख दिया, इस संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, इससे पहले बहुत सारे बदलाव किए जा रहे थे, तर्क पे तर्क दिए जा रहे थे, सही है गलत है, पब्लिक के सामने हर एक चीज रिलीज करी गई, जनता के समक्ष हर एक चीज बोली गई, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को, 1949 को
संविधान बनाने का काम पूरा हो चुका था। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वर्क इट वॉज कंप्लीटेड, पूरी तरह से कंप्लीट, संविधान बना के रख दिया, पूरा कर दिया। जो ये बोलते थे कि आप लोग संविधान नहीं बना सकते, वो सब गलत साबित हो गए। हमने संविधान बना दिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 64 लाख रुपए खर्च हुआ, 11 बार मीटिंग हुई, 11 सेशन हुए। टोटल मीटिंग कितनी हुई संविधान सभा की? 11 सेशन हुए। कितने रुपए खर्च हुए? 64 लाख रुपए खर्च हुए जी, 64 लाख रुपए खर्च हुए, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान बना के तैयार कर दिया, बन गया संविधान। इस संविधान को जब बनाया गया, उस दिन कितने सदस्यों ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए, साइन किए? क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कितने लोगों ने सिग्नेचर किए? आप बताओ मुझे पहले एक सवाल कि कितने सदस्य थे जब पाकिस्तान अलग हो गया? 299। तो क्या ये 299 के 299 सदस्य उस दिन प्रेजेंट होंगे? भाई कुछ बीमार हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ना आ पाए। तो उस दिन कितने सदस्य प्रेजेंट थे? उस दिन थे 284 सदस्य, 284। और इन्होंने ही अपने क्या करे, साइन किए। इन्होंने साइन किए, सिग्नेचर किए, और फाइनली ये संविधान बनाने का काम पूरा कर दिया, बन के तैयार। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसमें क्या क्या था? क्वेश्चन है कि क्या क्या था इसमें। याद रखना इस बात को। इसमें एक प्रेम्बल प्रस्तावना, 395 आर्टिकल। भाई साहब इतने सारे आर्टिकल क्या बना रहे हैं वो? 8 अनुसूचियां, शेड्यूल, और उन्हें 22 पार्ट में बांटा गया। 22 पार्ट में बांटा जा रहा है, 22 पार्ट्स। ये काम इन्होंने किया 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर। इतना बड़ा संविधान लिख के तैयार कर दिया कि रिकॉर्ड बना दिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिकॉर्ड, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कभी कभी क्रिटिसिज्म ही बदलता है। भाई जब अमेरिका जैसे देशों ने इतने कम समय में बनाया, 4 महीने के अंदर बनाया अमेरिका ने अपना संविधान, आपने 2 साल 11 महीने 18 दिन ले लिए, इतना लंबा टाइम। और क्या दे रहे हो भाई इतना बल्कि? कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कैसे समझेंगे, राइट। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी, बट फाइनली हमने अपना संविधान बनाकर रख दिया। तो अगर बना दिया, लागू कर दें, हो जाना चाहिए देश के अंदर लागू। लेकिन क्या लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को? नहीं। कुछ पार्ट जैसे इलेक्शन, जैसे नागरिकता के कुछ पार्ट हमने लागू कर दिए, टेम्परेरी प्रोविजंस, उनको लागू कर दिया हमने। मैक्सिमम पार्ट हमारे संविधान का कब लागू किया? हमने लागू किया हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद क्यों? ऐसा क्यों कि हमने 2 महीने के बाद हमारा संविधान लागू किया? इसके पीछे एक कहानी है, सुनोगे? तो कहानी यह है कि 1929 कांग्रेस की जो हर साल मीटिंग होती थी, उसमें से एक मीटिंग होती लाहौर के अंदर। और इस मीटिंग में था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू यंग था, जोश था। उसने इस मीटिंग में जो लाहौर के अंदर हुई, वहां पर बोला कि अब से कांग्रेस का जो स्ट्रगल होगा, जो कांग्रेस का संघर्ष होगा, कांग्रेस का जो मोटिव होगा, वो है पूर्ण स्वराज। वो क्या है? पूर्ण स्वराज। अब से हमें क्या चाहिए अंग्रेजों से? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज चाहिए हमें आपसे। और जब तक ये पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा, हम नहीं रुकेंगे। हमारी लड़ाई अब पूर्ण स्वराज की है। सिर्फ स्वराज नहीं, सिर्फ स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज। बाहर निकलो देश से, हमें पूरा आजाद चाहिए देश, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। और ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाएगा। ये डिसाइड किया 1929 लाहौर सेशन, जब जवाहरलाल नेहरू वो अध्यक्ष था, तो डिसाइड किया गया कि पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अब 26 जनवरी था, तो भाई अगर आप 15 अगस्त को अपना विक्ट्री डे मानते हो और हमें आज़ाद करते हो, तो हम अपना रिपब्लिक, हम अपना संविधान कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को करेंगे। इसलिए
इसलिए इसे हमारा क्या बनाया जाता है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश में जो अब हेड होगा ना, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो राजा नहीं है, उसे चुना जा रहा है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उसे चुना जा रहा है। तो ये मतलब है इसका। तो दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार जो हमारा संविधान था वो बन के तैयार हुआ, राइट। अब देखो हमारे संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो हमारे संविधान जो बना उसका सिंबल क्या था, एलिफेंट। एलिफेंट हमने डिस्कस किया था शायद पहले, एलिफेंट सिंबल था, राइट। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया हमने। 24 जनवरी 1950 आखिरी मीटिंग होती है संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950। क्या किया इसमें हमने, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, उसे हमने अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम, इसको अडॉप्ट कर दिया, मान लिया, हाँ भाई ये है हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। 26 मई 1949 को, 1949 को, 1949 है ये, एक मिनट में क्लियर करता हूं इसको, ओके। 26 मई 1949 हमने कॉमनवेल्थ की सदस्य अपना ली। कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ क्या है, ये कॉमनवेल्थ के हम मेंबर बन गए। कॉमनवेल्थ एक्चुअली में एक ग्रुप है, संगठन, विभिन्न देश अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तो ऐसे ही कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ एक्चुअल में ब्रिटेन और उन्होंने जिस जिस देश को गुलाम बनाया उनका एक ग्रुप है कॉलोनीज का, तो उसकी सदस्यता को हमने अपनाया। बट इसको अपनाने से हम ऐसा नहीं कि आज़ाद नहीं माने जाएंगे, हम आज़ाद हैं, हम जब चाहें इसकी मेंबरशिप भी तोड़ सकते हैं। नेहरू से पूछा गया सवाल ये कि भाई आपने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को अपना लिया, उसके आप मेंबर बन गए, और जबकि कॉमनवेल्थ की हेड कौन है, ब्रिटेन की रानी, महारानी, तो यानी आप उसको अपना हेड मान रहे हो। अगर आप हेड मान रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट कैसे? तो सवाल का जवाब ये है कि हेड होने से अगर हम मान रहे हैं कॉमनवेल्थ के हम मेंबर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी इंडिपेंडेंस हमसे छीनी जा रही है। हम जब चाहें इसके सदस्य रहेंगे, हमारा जब मन करेगा हम सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी सदस्यता हमारे बेनिफिट में है, हमारे इंटरेस्ट में है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम बन जाते हैं, इसमें नुकसान ही क्या है। इंडिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, इंडिया WTO का भी मेंबर है, तो सदस्यता होने से हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी वो अफेक्ट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद नहीं है, नहीं, हम आज़ाद हैं, राइट। इसके अलावा देखो 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया, राइट। इसके बाद 1951 के अंदर ही इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में, जो फरवरी 1952 तक चलेंगे, राइट, और फिर नए पार्लियामेंट बनेगा। जब तक 1952 में नया संसद, नए लोग जो चुन के आएंगे वो बैठेंगे। जो यहाँ पर संविधान सभा में चुन के आए हैं वो लोग जनता ने नहीं चुना, एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पर कि जनता ने इनको नहीं चुना था, जो सदस्य यहाँ पे आए हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे, राज्यों के अंदर जो सरकारें थी उन्होंने चुना था कि कौन से लोग इस संविधान सभा में आके बैठेंगे, तो इनडायरेक्ट था, जनता ने वोट नहीं डाले, राइट। बट अब क्या होगा, हम सभी देशवासियों को जिनकी उम्र 21 या उसके ऊपर की है उनको वोट का अधिकार देंगे अभी के लिए, क्योंकि अब तो 18 है, बट उस टाइम 21 वर्ष थी। फिर हमने बदलाव किया संविधान में, 61st अमेंडमेंट बोलते हैं, 61वां संशोधन, जिसके तहत 18 वर्ष आयु कर दी गई, वोटिंग एज को कम कर दिया गया, राइट। तो इस तरह से हमारा फिर नई संसद बनेगी, लोग चुन के आएंगे, नई MP चुन के आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये संविधान सभा खत्म हो जाएगी। जब तक यही संविधान सभा हमारा पार्लियामेंट का काम कर रही थी, जब तक नई संसद नहीं बनी। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बना था। आई होप कि ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए, काफ़ी सारे हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस करें, बट मैं कुछ और चीज़ भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखो किसने बनाया संविधान, डिस्कस करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, राइट। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। प्रेम्बल है हमारे संविधान में, बिल्कुल है जी। प्रेम्बल फर्स्ट पार्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into socialist, secular, democratic republic and to secure to its citizen justice, social, economic
political, liberty of belief, faith, expression, worship, thought, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. Right? हम भारत के नागरिक, भारत को कैसा देश बना रहे हैं? संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, और अपने देशवासियों को क्या देना चाहते हैं? ये सारे की सारी बातें देना चाहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हम अपना प्रेमबल भी एक्सेप्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद कितने आर्टिकल थे शुरुआत में? 395 आर्टिकल थे जी, 395 आर्टिकल्स थे। कितने पार्ट में डिवाइड था? 22 पार्ट में डिवाइड था। इसके अलावा एक प्रेमबल हो गया, 8 शेड्यूल भी थे, अनुसूचियां। राइट? इसके बाद देखो संविधान सभा की डिमांड रखी गई थी, आपको बताया था मैंने 1934 एमएन रॉय पहला व्यक्ति जिसने मांग करी संविधान सभा की। राइट? उसके बाद 1935 में मांग करी गई दोबारा से कि भाई हमें चाहिए, लेकिन 1935 में सरकार ने भी कानून बनाया था, ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन क्या उसमें संविधान सभा का जिक्र था? जी नहीं था, तो फेल हुआ। 1938 में पंडित नेहरू ने ओपनली डिमांड करी पूरी तरह से, 1938 हरिपुरा सेशन, कि भाई हमें चाहिए संविधान सभा। देन देखो क्रिस मिशन आता है 1942 में, लेकिन क्या हुआ? फेल हो गया, पूरी तरह से फेल। क्रिस मिशन फेल हो गया ये पूरी तरह से। आउटडेटेड चेक बोला गांधी ने, फेल्ड हो तुम, नहीं एक्सेप्ट किया गया इसको। राइट? तो इसके बाद एक कारण क्या था? देखो एक और कारण बताता हूं मैं आपको, क्यों था, क्यों इसको रिजेक्ट किया गया। क्योंकि इस मिशन में एक और बात थी कि इंडिया डोमिनियन रहेगा। डोमिनियन का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रिटेन अभी भी आपके ऊपर हुकूमत करेगा। भाई हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, आप पूरी तरह से बाहर जाओ। तो क्रिस मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था गांधी ने, इसी वजह से कहा था। राइट? तो रिजेक्ट कर दिया इसको पूरी तरह से। तो गांधी ने क्या करा था आपको पता है, अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखो कैबिनेट मिशन प्लान था, जिसके तहत हमारी संविधान सभा बनी। संविधान सभा के अंदर जो इलेक्शन हुआ, जो लोग चुन के आए वो इनडायरेक्ट आए थे। बताया मैंने आपको, राज्यों के अंदर सरकारें थी, उन्होंने चुना था। राइट? तो 292 सदस्य थे जो प्रोविंसेस से आए, और बाकी 4 आपको बताया मैंने चीफ कमिश्नर। टोटल 296 थे, 292 आए थे जहां पर ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा है, और 4 उनके ऐसे इलाके जहां पर चीफ कमिश्नर, उनके चीफ कमिश्नर रूल कर रहे हैं। इसके अलावा 93 वो राजवंशी इलाके, राजा जहां रहते हैं वहां से आएंगे। 4 चीफ कमिश्नर के एरियाज हमने डिस्कस किया। ये कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने के लिए। संविधान को हमने कब बनाकर तैयार कर दिया? 26 नवंबर 1949 को। राइट? और उस टाइम हमने कुछ प्रोविजन लागू करे थे, जैसे नागरिकता के, इलेक्शन के, कुछ टेम्परेरी प्रोविजन। मैक्सिमम पार्ट हमारे संविधान का कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम क्या बनाते हैं इस दिन? रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट देखो कमिटीज। बिल्कुल, संविधान सभा के अंदर क्या बनाई गई? कमेटियां बनाई गई। हर एक कमेटी को अपना अपना काम दिया गया। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। B.R. अंबेडकर कौन थे? चेयरमैन थे। इसलिए हम क्या बोलते हैं B.R. अंबेडकर को? क्या बोलते हैं B.R. अंबेडकर को? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के पिता, जनक, आर्किटेक्चर। राइट? सो दिस वॉज अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये था भारतीय संविधान कैसे बना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर दिस डिस्कशन।